असदुद्दीन ओवैसी की दक्षिण भारत में तेलंगाना इन दिनों राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। ओवैसी ने देश भर के मुसलमानों के लिए अपना अलग मंत्र दिया है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं ओवैसी क्या कह रहे हैं। तेलंगाना का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। चुनाव अभी 6 महीने दूर है, लेकिन गर्माहट अभी से दिखने लगी है। एक दिन पहले महबूब नगर में बीजेपी की रैली होती है। अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में हजारों की भीड़ उमड़ती है। और एक दिन बाद वारंगल में राहुल गांधी कांग्रेस की विशाल रैली कराते हैं। तेलंगाना में विरोधी दलों की बढ़ती ताकत और आम जनता के रुझान देखकर हैदराबादी नेता असदुद्दीन ओवैसी अभी से अपना पॉलिटिकल रोड मैप तैयार करने में जुट गए हैं। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ये नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को हमसे छीनना चाहते हैं। जो शरीयत हमको संविधान में इजाजत दी गई कि आईन की दफा 29 के तहत मुझे अपनी तहजीब और तमद्दुन की गारंटी दी गई, एक एब्सोल्यूट राइट दिया गया, वो हमसे छीनना चाहते हैं। हैदराबाद में ये मौका यूं तो ईद मिलन का था, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक के एमआईएम नेता बुलाए गए थे। लेकिन ओवैसी के दिमाग में हैदराबाद घूम रहा था और जुबान पर हिंदुस्तान की सियासत में वजूद बनाने का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला था मजहब का, जिसमें ओवैसी मुसलमानों को पीड़ित और सरकार को जालिम करार देते रहे। उत्तर प्रदेश में आज 100 साल से पुराना जामिअतुल अशरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी एक इमारत को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वहां का मुकाम रुकन असेंबली समाजवादी पार्टी का है, एक बयान तक नहीं देता। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है। तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक तो बना लो आप। यूं तो ओवैसी को तेलंगाना में करीब 3% वोटर पसंद करते हैं, 7 सीटें भी हैं। लेकिन ओवैसी हैदराबाद से पूरे देश तक फैलने का सपना देखते हैं, और शायद वो भी मजहबी बुनियाद पर। इसीलिए ओवैसी कभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध बस्तियों पर नगर निगम के बुलडोजर को अत्याचार बताते हैं, तो कभी अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई को। जहांगीरपुरी दिल्ली में दिल्ली का बीजेपी का सदर खत लिखता है कि फुला फुला लोग पत्थर फेंक रहे थे, इनके घर को तोड़ दिया जाए। दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। कहां गए वो लोग? कोई नजर नहीं आया जहांगीरपुरी में। ओवैसी वैसे तो केंद्र सरकार को डेमोक्रेसी का मतलब समझाने से नहीं चूकते, लेकिन इनकी डेमोक्रेसी इनके मजहबी रिश्तों से आगे बढ़ती नजर नहीं आती। ओवैसी सरकार पर मुसलमानों के दमनकारी तरीके अपनाने का आरोप भी लगाते हैं। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है। और फिर संविधान के आईन के पार्ट 4 में क्या कहा गया कि दौलत पूरे मुल्क में बराबर बांटी जाए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ईद मिलाद के कार्यक्रम में केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम रहने के आरोप भी लगाए। और साथ ही साथ
कोरोना के दौरान हुई मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का भी जिक्र किया। WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए, शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नहीं नहीं, 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे। घंटे भर से ज्यादा वक्त तक ओवैसी ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, बल्कि राजस्थान की घटना के लिए कांग्रेस की सरकार पर भी नजरअंदाजी का आरोप लगाया। ओवैसी के इन बयानों से तो यही राजनीतिक संकेत मिलते हैं कि तेलंगाना में इस बार कड़ी चुनावी टक्कर होने वाली है। आज तक ब्यूरो।